जी आपके पास और फिर राजनीतिक लोगों के पास। मेरा सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि 1961 में जब एनसीईआरटी बन गई और हमारे टैक्स के पैसे से यहां तनख्वाहें बंटने लगी, शुरू हो गई हैं, यात्री या इतिहासकार, एक तो डॉक्टर भी आया था, उसने मुगलों के 3 राजाओं के 3 बादशाहों के यहां चिकित्सा की, उसने भी बड़े मजेदार किस्से लिखे हैं। ऐसे किस्से हैं जब मैं बताऊंगा तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि ये कार्टून थे मुगल। अरविंद जी, इतना समय क्यों लग गया एनसीईआरटी को? जी, मैं तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखूंगा और मैं अपेक्षा करूंगा कि जो खंडन करना चाहे तथ्यों के आधार पे करेंगे। देखिए, भारत का जो इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, वो इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि जो हमारा प्रथम शासक था उनको हिंदू होने में शर्म आती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं स्वीकारा है कि मैं शिक्षा दीक्षा से ईसाई हूं, मैं परवरिश में रहन सहन से मुसलमान हूं और मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक एक्सीडेंटल हिंदू थे, इसलिए हिंदू के मान की वो सारी चीजों को उन्होंने पीछे किया और परवरिश में वो चूंकि इस्लामिक सोच के थे इसलिए उसको आगे बढ़ाया। देखिए, इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन किया गया है एनसीईआरटी में, उसको यदि आप धार्मिक चश्मे से, मजहबी चश्मे से देखना बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अशोक यादव जी भी कहेंगे कि बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो सत्यता के आधार पर लिखी गई है, उसमें जो बातें कही गई है तथ्यों के आधार पर कही गई है, और बाकी सबको छोड़ दीजिए। अकबर के बारे में जो चीजें लिखी गई है उसमें आईने अकबरी को कोट किया गया है, और मैं 2 लाइन आपको कोट करता हूं आईने अकबरी को, और फिर मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि वो निर्णय लेंगे कि अकबर कितना महान था। देखिए, मैं ये जो शामिल किया गया है उसका मैं दिखाता हूं, और इसमें लिखा गया है कि अकबर कहता है आईने अकबरी में कि हमने काफिरों के कई किले और नगर जीत लिए, वहां इस्लाम की स्थापना कर दी, अपनी रक्त पिपासु तलवार से हमने उनके मन से अधर्म को निकाल दिया, मिटा दिया, और उन स्थानों के संपूर्ण मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये अकबर का कथन है आईने अकबरी में। तो ये सत्य को दिखाया गया है, लेकिन दिक्कत एक है, और वो बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसलिए विपक्ष असहमति जताता है, नाराज होता है। दिक्कत यह है कि जो आक्रांता थे वो मुस्लिम समुदाय के हैं, और हमारे मित्र अशोक यादव जी बैठे, इनके पार्टी को, या जो तथाकथित भारत में सेकुलर हैं, इनको लगता है कि यदि कहीं ऐसा हमने बढ़ा दिया कि जो आक्रांता है वो गलत है, तो चूंकि वो मुसलमान है इसलिए भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे और हमारा वोट हाथ से खिसक जाएगा। और ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के नाते विरोध है, अन्यथा विरोध का कोई कारण नहीं है। ठीक, मुफ्ती साहब, बाबर, अकबर, नादिर शाह, चंगेज खां, जितने भी हुए, और उससे लेकर रंगीले शाह रंगीले तक, जिनको उन्हीं के महल में लोग मारते थे दारू पिला के, वो उनका घुटंडा भी उतार लेते थे, नंगा दौड़ाते थे, मारते थे, वो भी जिले लाई थे। ये कोई नहीं एनसीईआरटी वाले पढ़ाते। मगर ऐसा पढ़ाओ बच्चे मजे भी ले थोड़ा इतिहास में, नहीं बोरिंग इतिहास पढ़ा रहे हो। ये भी तो पढ़ाओ कि उनकी एक नाचने वाली से शादी कर ली थी उन्होंने, वो अपना परिवार भी ले आई थी, और फिर उनको दारू पिला के नंगा करके मारते थे उनके साले और बाकी लोग, और बादशाह सलावत पूरे लाल किले में कबूतर बने घूमते थे। खैर, इतिहास में आक्रांताओं को हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखे? कोई भी आदमी जो भारत में मुसलमान भी रह रहा है वो भी मुगलों को मुसलमान की दृष्टि से क्यों देखना चाहता है? उसके साथ एसटी हसन उदाहरण के लिए है, वो करे वो तो मोहब्बत से शासन कर रहे थे, तलवार से मोहब्बत होती है। 30-30 हजार आदमी को जिम्मे करके गाजी बढ़ की उपाधि लेने वाले लोग, ये मोहब्बत की दुकान जो आजकल चल रही है कि हम मोहब्बत की दुकान खोले, ये भी मोहब्बत की दुकान खोले थे क्या मुफ्ती साहब? ये देखिए, मैं भी इतिहास का, गांधी जी बोले, कोई इतिहासकार बोले, कोई नेता बोले, कोई प्रधानमंत्री बोले, इससे मैं अपने तथ्य से निगने वाला नहीं। किसी सरकार ने अकबर को का फोटो सिक्के पर डाल दिया, इससे भी मेरे सर पर क्या फर्क पड़ रहा? गांधी जी भी मनुष्य थे, गांधी जी 7वें आसमान से तो नहीं आए थे, सब मनुष्य, उनकी अपनी धारणा रही होगी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, औरंगजेब पर और एक अकबर पर, फिर पॉलिटिकल डिबेट में चलता हूं। ये ड्रामा इतना बड़ा फैला दिया, अभी 1 घंटे की बहस में उतना समय नहीं होता कि ड्रामा जिन लोगों ने फैलाया उनका उस समय की सरकारों में क्या लाभ के पद थे, मैं ये भी बता सकता हूं बिना गूगल देखे, कौन कौन मलाई खा रहे थे, इसलिए इतिहास लिख रहे थे। मौलाना मुफ्ती साहब, औरंगजेब जिसको बताया जाता है कि ऐसी टोपी बिन बिन के उसने रोटी खाई पानी में डुबो डुबो के, उसकी हकीकत ये थी, उसने कहा कि मैं जल्दी बादशाह बनना चाहता हूं। अशोक भाई, आप इसमें बड़े मजेदार किस्सा है ये क्या? तो उसने अपने एक जो खास था चेला मित्र कुछ भी कहो एडवाइजर, उससे कहा लिख के मैं कूच करना चाहता हूं और अपने बालिक का गला काट के मैं जल्दी बन जाऊं। तो उन्होंने कहा बेवकूफो, कूच कहां करोगे, अभी माल पानी तो हो, सेना तो हो, माल कहां से आएगा? तो उसने कहा कि हमको सोचने दो। उसके चेले ने दिमाग लगाया, उसने कहा इस इलाके में जो ये फकीर है ना, भिखारी जो मांग रहे हैं गला अंगरखा पहन के, इनके पास बड़ा माल मत्ता है क्या? तो औरंगजेब ने कहा इनको खाने पे बुलाओ, खाने बुलाया, खाना खिलाया, उसके बाद गेट बंद कर लिया और कहा कि शहजादे चाहते हैं कि आप सब लोग पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े जो शहजादे दे रहे वो पहन के जाएं, और पुराने कपड़ों में माल था, सब रख लिया। 2 घंटा मारे। मुफ्ती साहब, ये कौन बताएगा? ये गांधी जी नहीं बताएंगे ना, नहीं, गांधी जी का आदर है, श्रद्धा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन वो ये नहीं बताए। और अकबर के लिए एक बात कहकर फिर मैं राजनीतिक बस में जाऊंगा, इसलिए इस तरह का प्रपंच अब सब लोग छोड़ दो, नहीं तो चेहरे खराब हो जाएंगे। जो अकबर का तो क्या चेहरा खराब अच्छा होगा, अकबर के लिए लड़ने वालों के चेहरे खराब हो जाएंगे। अकबर के समय के एक यात्री, विदेशी यात्री ने लिखा है किताब में, मुफ्ती साहब आप कहेंगे तो मैं उन किताबों के रेफरेंस आपको भेज दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, बहुत ज्यादा मैं भी छवि नहीं खराब करना चाहता। अकबर का सबसे प्रिय स्ट्रगल क्या था मालूम? जो लोग बताते हैं कि अकबर बहुत विजनरी था, चिंतक था, दिन भर चिंतन करता था और विश्व भर के धर्माचार्यों को बुला के उनसे चिंतन करता, ना, गलत है ये। असली शौक क्या था मालूम है?
किसी भी मशहूर वेश्या को जो सबसे सक्रिय रहती है बुलवाता था, अपने पास बैठाता था। फिर उसका सबसे अच्छा एक सैडिस्टिक टेम्परामेंट था, उसकी रुचि इस बात में रहती थी कि हमें अपने ग्राहकों के अनुभव बताओ किससे, क्या, और पान की गिलोरी मुंह में दबा के जिल्ले इलाही जहां पनाह मां बदौलत किससे सुन रहे, हिंदुस्तान चलाएंगे, ये हिंदुस्तान चलाएंगे वेश्याओं के साथ किससे सुन के आनंद लेने वाले। ये मुताह निकाह कहां से आया है, मुफ्ती साहब को पता होगा, ये कहां से आया भारत में। मौलवियों के सर पर तलवार रख दी, मुफ्तियों के सर पर, बोले भाई मुझे तो धुआंधार निकाह करना है, इसका कुरान में कोई बंदोबस्त करो शरीयत में, बोले नहीं हो सकता, बोले इनका गर्दन काटो, रोटी तोड़ रहे हैं जब ये भी नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा हुजूर अब हम ढूंढ लाए, अब आप 2 दिन 4 दिन वाली शादी कर सकते हैं, बोले जाओ मौज लो। मुफ्ती साहब अफीम खा के टुल्ल रहने वाले लोग हिंदुस्तान में मोहब्बत फैलाने आए थे। अब राजनीतिक बहस हो जाए। ओपी सिंह जी, विपक्ष कह रहा है कि, और मैं तो आम आदमी पार्टी के नेता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाजपा के लोगों को कम स्थान मिला इतिहास में, तो मैं समझ नहीं पाया कि मुगलों के समय में तो भाजपा थी नहीं, तो भाजपा की लड़ाई तो मुगलों से नहीं हो सकती उस जंग की। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सांप्रदायिक राजनीति है आपकी कि आपने अकबर को महान बताने से परहेज करने वाला चैप्टर एनसीईआरटी के इतिहास की किताब में डाल दिया। अब्दाद जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है जी कि कथरा प्रताप महान, पृथ्वीराज चौहान महान, शिवाजी महान, रानी लक्ष्मीबाई महान, ये नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? अरविंद जी ने एक इशारा किया था, उस इशारे की तरफ मैं भी आना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ 1947 से 1977 तक 4 शिक्षा मंत्री जो हुए वो हुए मुसलमान, और उसमें मौलाना अब्दुल कलाम जो पहला देश का शिक्षा मंत्री था वो 1947 से 1958 11 साल 20 साल में 4 मुसलमान के। वो क्यों? नेहरू का प्रेम था। नेहरू का प्रेम क्या था? उसको अरविंद जी ने इशारा किया, और वही प्रेम आज भी जाग रहा है। क्या व्यक्ति है अशोक भैया, जब भी हम मुगलों पर बहस करने आते हैं, कुछ लोग अचानक से बौद्धों का प्रश्न उठा देते हैं, और ये पुराना हथकंडा है, बौद्धों का प्रश्न और दलितों का प्रश्न। मुगलों को कवर फायर देना जरूरी है क्या? अब तो मुगल है भी नहीं कि देखेंगे तो डांटेंगे, अब तो टेलीफोन से भी संपर्क नहीं हो सकता उनसे, क्या करेंगे आपका? काहे डरना कि कवर फायर दो। उदित राजू सुनिए, बोले दलितों के साथ जो हुआ वो तो मुगलों ने भी नहीं किया। अरे चाचा, समझ ही नहीं, अल्ले बल्ले कुछ भी बोले जाओ। मुगलों को कवर फायर देना जरूरी है क्या? इस देश को सोचना चाहिए, और जो लोग कवर फायर दे रहे हैं उन पर सोचना चाहिए देश में। अशोक भाई, एसटी हसन कह रहे हैं, अच्छा वो तो पढ़े लिखे आदमी है, क्या मशीन की जरूरत नहीं किसी को, ना उनको ना आपको, एक टाइम मशीन की जरूरत नहीं, ये सब उपलब्ध है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप भी मंगा के थोड़ा खर्चा करिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसलिए टाइम मशीन की जरूरत नहीं। अभी मैं और उदाहरण बताऊंगा, ये मीना बाजार किसने बनवाया था, उसको संत बता रहे हो मुफ्ती साहब। इसी मुगलिया वंश में एक ऐसा बादशाह हुआ भारत का जिसने दरबार में कहा कि मेरी फला बेगम जन्नती औरत है। लोगों ने पूछा कैसे मां बदौलत? बोले इसके पखाने में बदबू नहीं आती। ये था चिंतन, ड्रामा फैलाया सब लोग। बोले नहीं बहुत गंभीर थे वो लोग, ना उसकी दुकान चलाते थे अमन की, अमन नहीं वो चमन थे। एक बादशाह अपनी बेगम के साथ इसी दिल्ली में एक औलिया फकीर के कहने से हौद में नंगे नहाए सार्वजनिक तौर पर, ये कर रहे थे महाराज अशोक जी। इसलिए टाइम मशीन की जरूरत नहीं, सब उपलब्ध है, सारा उपलब्ध है। विदेशी बहुत आए और बहुत लिखा उन्होंने, वो ना भाजपाई थे ना सपाई थे। अमिताभ जी, आप क्या लेना देना मुगल से? और ये मुगल से जब अपना नाता जोड़ेंगे तो मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। इनका क्या लेना, आक्रांता बनना चाहते हैं? मैं शफीकुर रहमान भट्ट के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, मुलायम सिंह जी खड़े हुए, मैं नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो आदमी कहता था मैं बाबर का वंशज हूं, मुझे बाबर मंजूर नहीं, मुझे नदीमुद्दीन साहब मंजूर है, बाबर मंजूर नहीं। मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना है, मेरा अपना बिल्कुल सीधा रहता है। जिन्हें बाबर प्यारे हैं वो उज्बेकिस्तान जाए, समरकंद जाओ, वहां बाबर के अल्लाह हुजूर, अरे वो सब जितने मियापुर के वो वही हैं समरकंद में। ना इधर चले जाओ, इधर मंगोली थे उधर तैमूरी थे, उन्हीं का फ्यूजन था ना बाबर। एसटीएसएन को भेजो उज्बेकिस्तान, वहां डॉक्टरी दुकान खोले। हिंदू मुसलमान क्यों बताते? और मेरे दोस्त अशोक भाई ने कहा कि इतिहास नहीं बदल सकते। जी हां, यही सच्चाई है। जिन धूर्तों ने 75 साल भारत में फर्जी इतिहास पढ़ाया, बनाया, लिखा, उसको बदलना होगा ताकि असली इतिहास आए। मैंने तो उदाहरण दिए, जिस राजा की रुचि इतनी परिष्कृत हो कि वेश्या को बैठा के उससे किस्सा सुन रहा है, समझ लीजिए वो कितना देश हित में काम कर रहा था। और एक बात कहता हूं मुफ्ती साहब, इस पर आप शोध करिएगा। क्या जो बताया जा रहा है कि ये दीन इलाही थे, जलालुद्दीन अकबर आजम, मुगलों के समय में भारत के कुल राजस्व जो मुगलों के पास आता था, उस कुल राजस्व का 70% जो प्रथम परिवार मुगलों का, और एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें वैद अवैध हजारों संतानें शामिल। क्या? क्योंकि जिस गली में गए भाईजान उधरी फसल हो गई, उनको वजीफों में 70% राजस्व चला जाता था, 30% में पूरा हिंदुस्तान चल रहा था। यह परोपकारी राज था। इसलिए भाई ओपी सिंह, अरविंद सिंह जी, मसला वही है कि हम जब मुगलों पर बात करते हैं, हम चंगेज पर बात करें, हम नादिर शाह पर बात करें, हम बिन कासिम पर बात करें जो पहली बार भारत में आक्रमण करने आया, तो ये विषय हिंदू मुसलमान का तो नहीं हो सकता। जियाउर रहमान, शफीकुर रहमान भट्ट को छोड़कर अभी तक आज तक किसी ने ऐसा तो कहा नहीं कि मैं बाबर का वंशज हूं। और जो मुसलमान है वो भी अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने इस मुगल आतंक के समय में
धर्म परिवर्तन किया सत्ता के दम पर और तलवार के डर से? अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, आज मुझे बड़ी उम्मीद थी ने इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन किया है वो ठीक है या नहीं, वो तथ्य परक है या नहीं, वो तथ्यों के साथ है या तथ्यों के परे है, इस पर किसी ने बात नहीं। उस पर तथ्यों पे बात होनी चाहिए। जब आईने अकबरी में खुद अकबर कह रहा है कि हमने आदेश दिया कि जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं उनको मारा जाए और मंदिरों को तोड़ा जाए और मंदिरों का नामो निशान मिटा दिया जाए, ये हम नहीं कह रहे, आईने अकबरी कर रही है, जो मैंने आपको दिखाया। तो इसके बाद भी आप बताइए अकबर को महान कहेंगे या अकबर को हम खलनायक कहेंगे? बात इस पर होनी चाहिए। आदरणीय मुफ्ती साहब ने गांधी को कोट किया। देखिए, सुविधा के अनुसार कोट नहीं करना चाहिए। गांधी को मानना है तो उनके बाकी चीजों को भी मानिए। गांधी का एक ऐतिहासिक कथन है कि मुसलमान गुंडा है और हिंदू कायर है। मुफ्ती साहब इसको मानेंगे? गांधी कहते थे कि महिला का जो पर्दा प्रथा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। आप कल से विरोध करेंगे हमारे साथ, चलिए सड़कों पे। जो बुर्का नसी महिलाएं हैं वो भारत के परंपरा के खिलाफ है, गांधी के सोच के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते नहीं करेंगे ना, आपको सुविधा अनुसार विरोध चाहिए। तीसरी बात, आपने कहा कि आज तक मैंने इतिहास नहीं पढ़ी। आप पीएचडी किए हुए व्यक्ति हैं, मैं बताता हूं कि आपने इतिहास क्यों नहीं पढ़ी। जो भारत में इतिहास पढ़ाया गया है उसमें से दो बड़े नामों का तथ्य और प्रमाण के साथ उदाहरण देता हूं। एक है प्रोफेसर इरफान हबीब और दूसरी है प्रोफेसर रोमिला थापर। अब इरफान हबीब साहब की मैं कहानी बताता हूं, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन और अनुपम मिश्र के हवाले से। वो पटना गए थे एक लेक्चर में, तो पटना के कुछ पत्रकारों ने पूछा, ये रिपोर्टेड है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको बख्तियार खिलजी ने जलाया, उसको उजाड़ दिया, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? तो आपको पता है मुफ्ती साहब इरफान हबीब ने क्या कहा? इरफान हबीब ने कहा कि वो बात कहने से भाईचारा प्रभावित होगा, आपसी मोहब्बत प्रभावित होगा। ऐसा लगता है कि इरफान हबीब जो है इतिहासकार नहीं, लैला मजनू के मोहब्बत के कहानीकार हैं। और दूसरा रोमिला थापर को प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने इंडिया टुडे ग्रुप के ललन टॉप पे बताया, आप देखिएगा। पुष्पेश पंत ने पूछा रोमिला थापर से कि आप प्राचीन भारत की इतिहास लिखती हैं, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए संस्कृत की जानकारी आवश्यक है, क्या आपने संस्कृत पढ़ा है? तो रोमिला थापर ने कहा कि हाँ, मैंने संस्कृत का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स लंदन से लिया है। इस तरह के इतिहासकारों ने भारत का इतिहास रचा है और वो आपने पढ़ा है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात, राज जी हो या अशोक जी हो, यहाँ बैठे हुए ओपी सिंह हैं, हम भारत के लोग हैं भाई, अपने अपने फेथ के अनुसार से उपासना 4-5 पीढ़ी पहले हिंदू ही होंगे, हिंदू नहीं हो तो भारतीय ही है। भारत वर्ष पे जिसने आक्रमण किया, जो तलवार लेकर आया, हमारी आपकी माताओं बहनों से बलात्कार किया, क्या मुफ्ती साहब कभी शर्म नहीं आती है उसके साथ खड़े होने में? क्या आपको आपकी आत्मा कभी धिक्कारती नहीं है? आपको मैं बताऊं, मजहब के आधार पे राष्ट्र नहीं बनते हैं। ठीक है, इस्लाम के आधार पे राष्ट्र बनता तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो मानसिक अवस्था को जब चित्रण देखता हूं, और एक बात बता दें, आईने अकबरी, बाबरनामा, मुफ्ती साहब, मैं इनको कतई भाव नहीं देता। ये अच्छा लिखे मुगल को या खराब लिखे, मैं इनको नहीं मानता। ये तो गुरु ने चेलों से लिखवाई, क्या इसका क्या मतलब? गुरु ने चेलों से लिखवाई झूठ सच। अकबर को बताया जाता है, ऐसा फिल्माया गया क्या? कैसा? और पता लगता है अकबर मुगल डायनेस्टी में सबसे कुरूप था, कद भी बहुत छोटा था, एक टांग भी खराब थी, ऊंची नीची थी। अब बताया क्या गया? क्या स्वर्ग से उतरा? हम इस फर्जिफिकेशन के साथ नहीं खड़े होते मुफ्ती साहब ना। अकबरनामा, बाबरनामा, ये नामा का मतलब जिनने नामा लिया उनने नामा लिखा, इसलिए इस बहस में ना पढ़ो। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, उज्बेकिस्तान से बाबर के साथ कितने लोग आए जो आज यहां हैं, फिर बाबर से हमसे क्या लेना देना? हम उसके लिए लड़ाई क्यों लड़े? हम औरंगजेब की आरती क्यों उतारें? क्यों उतारें? भैया इस भारत का हिस्सा नहीं थे। 7वीं शताब्दी से पहले तो यहां कोई था ही नहीं, आया नहीं था। बिन कासिम आया तब ना मामला बना, उससे पहले भारत नहीं था। मुफ्ती साहब, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बारिश में बाढ़ आई हुई है, वो विषय नहीं है, लेकिन कोई हमारे सब लोग आराम से रहो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मेरे सामने मुगलों की कितनी भी पोल खोली जाए, मैं आनंद लूंगा। मैं रंगपट्टनम क्यों जाऊंगा उदाहरण खोजने? जब मैं वहां जाता हूं उदाहरण खोजने हर्षवर्धन का, तो मैं पकड़ा जाता हूं कि हमको इस बात से तकलीफ हो रही है कि मुगल को आईना क्यों दिखाया जा रहा है। अरे आनंद लो ना भाई, हमसे क्या लेना देना मुगल का? वजीफा पाने वाले में हम तो थे नहीं मुफ्ती साहब। वजीफा तो आवाज संतानें पाती थी, जिल्ले लाएगी, हम तो नहीं पाते थे ना वजीफा, तो हम लड़ाई लड़ेंगे उनकी, कपड़े उतरे। मैंने कुछ बादशाहों के बताई ना, और बाबर का अकबर का ही बता दिया, और बाकी बाबर की जो क्वालिटी में नहीं बोलना चाहता था वो हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने बताई दी कि कौन सा शौक फरमाते थे बाबर की अम्मा, मुफ्ती साहब ने जरूर पढ़ा होगा, बाबर की अम्मा बहुत परेशान रहती थी मुफ्ती साहब इस आदत से। क्या ये वंश कैसे चलेगा? वंश कैसे चलेगा? ये तो अफीम और अफीम के बाद वो कार्यक्रम, दो ही में लगे। ये मसला है, इसलिए ठीक है, तो बीमारी थी उनके पास शारीरिक, इसका क्या उत्तर दे सकते हैं? लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तर्क क्यों लाऊं? बौद्धों को बीच में लाता हूं, अशोका को बीच में लाता, क्यों? हमारे ताऊ है, हम क्यों लड़ेंगे इनके लिए? वो एक बार आए थे एक मुगल खानदान के, आज के वारिस, वो कई कोर्ट के भी बोलिए थे कि हम ही असली वारिस हैं, तो हमसे बोले कि अयोध्या में हमको दान देना चाहते हैं। मैंने तुम्हारी हालत देख के लग रहा तुम 100 रुपया लो ऑटो के और जाओ, तुम दान ना दो। हैदराबाद में शेरवानी कुछ लोग रिक्शा चला रहे हैं, कुछ चाय बेच रहे हैं, वो भी हमने देखा। इसलिए हम मुगलों के लिए लड़ना बंद कर दीजिए, वो सबसे अच्छी चीज। ओपी सिंह जी, अशोक जी ने कहा कि आप टाइम मशीन लगा के बैठे हैं और इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अशोक जी भी
हिंदू हैं और पढ़े लिखे हैं और उन्होंने पढ़ा भी है कक्षा 8 में जब अकबर महान पढ़ा था। अब दिक्कत यह है कि बेचारे जिस पार्टी के प्रवक्ता है उस पार्टी में तो इनको उस लाइन पर चलना होगा। अगर मुगल काल की नए सिरे से समीक्षा हो रही है तो बेचारे करें कुत्सित प्रयास, मतलब प्रयास नहीं होना चाहिए, उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं अकबर महान, हम वही पढ़े। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, न कोई भारतीय बनने को तैयार है, न कोई हिंदू बनने को तैयार है। वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो दिन रात खड़े हैं हिंदुओं को टीका टिप्पणी, देवताओं साधु संतों को। लेकिन मैंने 36 साल पत्रकारिता किया, 7 साल से यहाँ, मैंने आज तक इस देश में टिप्पणी करने वालों में किसी माई के लाल को एक शब्द ताजिया पर, कुरान पर, मुस्लिम पर अगर किसी ने टिप्पणी किया हो और भूल से अगर किसी ने कर दिया तो तर से जुदा होने का तुरंत फरमान जारी रहेगा। मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मुगल चले गए, अपनी आत्मा कुछ भारतवर्ष के कुछ लोगों में छोड़ करके उनकी आत्मा आज भी मुगल काल की वास करती है और मैं इसको साबित करूं। मैंने पहले कहा कि ये जो महान मुगलिया आक्रांता थे, इन्होंने हमारे आस्था के केंद्र अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके उन्होंने मस्जिदें बनाई। आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। उनके जो वंशज हैं उन्होंने कसम खाई कि हे मुगलों, तुम तोड़ के जाओ, मस्जिद बनाओ, हम हमारी औलादें कभी इस मंदिरों में नहीं जाएंगे, न अयोध्या जाएंगे, न मथुरा जाएंगे, न काशी जाएंगे, न सोमनाथ मंदिर में जाएंगे। और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं कि जब पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया तो राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति को उन्होंने निमंत्रित किया और ये सबूत है कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखित मना किया कि आप जामा मस्जिद जा सकते हैं, टीले वाले मस्जिद पर जा सकते हैं राजेंद्र बाबू, लेकिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आप नहीं जा सकते। ये तथ्य है, गलत निकल जाए, मैं जो भी कहिए मैं दंड भुगतने को तैयार हूं कि सोमनाथ मंदिर में न जाओ। और यही कारण है कि गांधी वंशज, मुलायम वंशज, मायावती वंशज, वामपंथी वंशज आज तक अयोध्या के राम मंदिर में नहीं गए। कोई गया तो बता दे, कोई 1992 से गया। और दूसरी बात, जब हम लखनऊ, दिल्ली में शुरू में जाते थे अवतार जी, तो मुझे चारों तरफ दिखाई पड़ता था, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, चंगेज खान रोड, अरे जहांगीर रोड, कि उन्होंने बाकायदे मुगलों को प्रतिस्थापित किया उनकी आत्माओं ने। अगर दिल्ली केंद्र में आओ तो पहले इस महान लोगों को रोड देखो। हमने कभी ओपी सिंह जी, समय कम है, ठीक, अभी रुका होगा, ठीक, ओपी सिंह जी, समय कम है। अशोक यादव जी, अशोक भाई जी, ओपी सिंह जी बता रहे हैं कि सोमनाथ से जिनको परहेज रहा, अयोध्या से जिन्होंने जानबूझकर दूरी बरती, हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है। मेरे लिए मुगल मुसलमान नहीं, मेरे लिए नदीमुद्दीन साहब मुसलमान हैं, बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक मेरे लिए मुसलमान नहीं। जो लोग इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चुपके चोरी बता रहे हैं कि मुसलमानों पर आक्रमण है, वो देश के साथ न्याय नहीं कर रहे। इसमें मुसलमान का क्या लेना देना? जो गरीब हिंदू था, जो औरंगजेब की तलवार से डरकर ये तो मारा गया, ये मुसलमान बन गया, उस हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना? अशोक भाई मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इस सरकार में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ठीक बात है, उनके परसेप्शन है। लेकिन मैं एक बात कहूं, कोई भी सरकार हो, हम भारत के लोगों को सरकार बनाने और बिगाड़ने का अवसर हर 5 साल में मिलता है। एक बार जब 1.5 साल लेट हुआ तो अशोक जी के बड़े भाई के कारण हुआ, कांग्रेस पार्टी के कारण, बाकी हर 5 साल में मिलता है। बाबर के खिलाफ वोट तो नहीं हो रहा था, अकबर के समय तो वोट नहीं होता था ना। और जो बादशाह सलामत अपनी बेगम के पाखाने में खुशबू का ऐलान करते थे, उनके समय में भी वोट नहीं होता था। तानाशाही उसको कहते हैं अशोक भाई। जब तक ननकू और रज्जाक के पास ये ताकत है कि हिंदुस्तान की सरकार वो तय करे, तब तक इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। इंदिरा गांधी ने इस लोकतंत्र को अपहरण करने की कोशिश की, जनता ने उनको वनवास दिया 2.5 साल के लिए, चुनाव हार गई। इसलिए वहां तक मत ले जाइए इस लड़ाई को। मुगलों को कवर फायर क्यों दें? मैं ये वन लाइनर कहता हूं, मुगलों को कवर फायर क्यों दें? हमारे रिश्तेदार लग रहे, लोक भाषा में कहूं तो, और कवर फायर दोगे तो रिश्तेदार फिर साबित हो जाओगे, नहीं तो काय को आप कवर फायर दे रहे? क्या समस्या है? ये कहने में कोई कंठ नहीं सूखता कि मुगलों से ज्यादा जाति तो रामलाल ने की, श्यामलाल ने की, मोतीलाल ने की। क्या सिद्ध करना चाहते हो मित्र? मुगलों के एजेंट है। अब तो कुछ असर पे फसल भी नहीं मिलेगी। उनके दरबार का समय होता तो कुछ माल पानी भी मिलता। अब तो कुछ चाय भी नहीं पिलाएगा ठेली पर, चाहे जितना मुगल करो, क्या फायदा? कहा जा रहा है इतिहास को विकृत करना, विकृत इतिहास को दुरुस्त करने की कोशिश है। मैं अक्सर कहता हूं कि इतिहास के मामले में जितना काम होना चाहिए था, अशोक भाई, 2014 के बाद से उतना नहीं हुआ। मैं ऐसी उम्मीद करता था कि 14 से 24 तक 10 वर्ष में भारत के इतिहास में जितने ये धूर्ततापूर्ण प्रयोग किए गए हैं, ये सब बाहर हो जाएं। एक जेन्युइन हिस्ट्री, एक वास्तविक इतिहास देश का सामने आए। हजारों साल की हिंदू राजाओं की परंपरा भारत में, उनका इतिहास में कहां जिक्र है, कितना जिक्र है, कितना जिक्र है? ये जहां से आए थे मुगल, गधे और घोड़े पर बैठकर, वहां इन्होंने क्या करके दिखा दिया था? क्या करके दिखा दिया था? यहां के ये ताजमहल बनाएंगे जो जिंदा घोड़ा भून के नोच नोच के खा लेते थे, ऐसे ही
ये बताएंगे नफासत क्या है। और इनको बताया जा रहा है कि कला संस्कृति के नायक थे। शाहजहां के समय एक विदेशी आया मौलाना मुफ्ती साहब, बड़ी रोचक बात है, सुन लीजिए, आनंद आएगा। क्या हमें आपको क्या लेने देना, हमारे रिश्तेदार तो है नहीं मुगल। उसने मालूम क्या लिखा कि राजा बादशाह के महल के अशोक भाई, आप भी सुनिए, इसका सपा बस भाजपा क्या लेने देना, मुगल तो कोई प्रचार करने आएगा नहीं 27 में, काय को लपड़े पड़े। तो राजा बादशाह के दरबार महल के दोनों तरफ जो बेगर्स बैठते थे, भिखारी बैठते थे, तो जब लड़कियां जाती थी महल की ओर, मुफ्ती साहब डॉक्यूमेंटेड बात बोल रहा हूं, मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा, मैं सिद्ध कर दूंगा। ये कहां लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं उसका। भिखारी मालूम क्या बोलते थे, सुबह जब महिलाएं जाती थी लड़कियां, तो वो कहते थे बादशाह सलामत का नाश्ता जा रहा है। दोपहर में कहते थे दोपहर का खाना जा रहा है, शाम को रात का खाना जा रहा है। दिन भर इसी में डूबा रहता था, दिन भर इसी में डूबा रहता था। ये वो बादशाह थे जिन्होंने मुफ्तियों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि मैं अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं, तुम लोग इसका इस्लाम में कोई रास्ता निकाल के बताओ। क्या सच नहीं है कि मुफ्तियों ने अगले दिन जाके वहां कहा कि हुजूर रास्ता निकाल लिया, माली को हक है अपने बाग के फूल फल खाने का। इससे बड़ी निष्ठा हो सकती है क्या? ऐसे लोग भारत चला रहे थे। विदेशी इतिहासकार लिखते हैं, रोमिला ने क्या लिखा मैंने नहीं पढ़ा, कौन हबीब थे कौन बता रहे थे अरविंद जी, मैं इतना पढ़ता लिखता नहीं, मैंने विदेशियों को पढ़ा जो उस वक्त आए, हबीब तो नहीं आए थे मुगलों समय, न रोमिला था नहीं, जिन्होंने उस समय देखा है इनको। कुश्ता बनाता था, कुश्ता, मुफ्ती साहब आप तो समझ रहे कुश्ता क्या कहता था, 70 साल में 70 संतान ना हो तो मेरे मुंह पर थूक देना, बादशाह कहता था। भारत के बादशाह पर जितना टाइम कुश्ते में व्यस्त रहता था, क्या अपने दरबारी को दे दी बुड्ढे को, 5-7 साल बाद बुड्ढा मिला, बोला हुजूर ये बड़ी गजब की चीज है, 40-50 अपने भी हो गए 10-5 महिलाओं से। ये विमर्श था, ये डिस्कोर्स था, ऐसे हिंदुस्तान चल रहा था ना बाबा ना। इतिहास का शुद्धिकरण जितना होना था चाहिए था उतना नहीं हुआ, इसीलिए मैं कहूंगा देर आयत दुरुस्त आयत। और मैं कहूंगा सपा को, कांग्रेस को, किसी को इसको अपने उस पर नहीं लेना चाहिए। इतिहास के इस शुद्धिकरण में खड़े होइए देश के साथ। हमारा रिश्ता राणा प्रताप से है, हमारा रिश्ता छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा रिश्ता झलकारी बाई से है, हमारा रिश्ता बिजली पासी से है, हमारा रिश्ता महारानी लक्ष्मीबाई से है। हमारा रिश्ता उनसे नहीं हो सकता अशोक जी, चाहे गंगा में खड़े हो जाओ और चाहे मंत्र से चिल्लाओ, जिन्होंने भारत की आत्मा को रौंदने का काम किया अयोध्या में, काशी में और मथुरा में, जिन्होंने हजारों साल के लिए भारत की आत्मा को कलंकित करने का काम किया, उनके साथ भारत का मन खड़ा नहीं हो सकता। यह काम तो बहुत देर से हुआ और बहुत छोटा हुआ है, अभी भी वायरस मरा नहीं है, लोड कम हुआ है, वायरस का वायरस है। मैं सरकार से कहूंगा वैक्सीन खोजो और डबल वैक्सीन लगाओ ताकि वायरस भी खत्म हो जाए। ये बिन कासिम से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक का चैप्टर असली दिखाओ, असली पिक्चर शोले, ये नकली पिक्चर नहीं दिखाओ मुगले आजम क्या कि सब फूल सूंघते हुए और मोहब्बत की दुकान खोले हुए थे ना। मोहब्बत की दुकान नहीं, वो अन्याय, हिंसा और लूट की दुकान थी। धन्यवाद।